हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज पे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी आरओ आरओ और यूपी पीसीएस प्री की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी घटना चक्र की सीरीज चल रही है जिसमें हम ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने गंगा का ड्रेनेज सिस्टम देखा था और आज के लेक्चर में हम ब्रह्मपुत्र का ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे और जो साउथ इंडिया की रिवर्स हैं उनका भी ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि जो ड्रेनेज सिस्टम वाला टॉपिक है इसमें आपके 2 से 3 लेक्चर लगेंगे, राइट। जिसमें आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो 3 पार्ट में ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है। एक आपका है पूरा गंगा का ड्रेनेज सिस्टम जो कि काफी लेंदी था। एक आपका ब्रह्मपुत्र का है और एक आपका साउथ इंडिया की जो रिवर है उनका ड्रेनेज सिस्टम हम पढ़ते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम को हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और तीनों के हिसाब से हम उसको पढ़ते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर का ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, रिवर कहाँ जाती है, लास्ट में किससे मिलती है, उससे आकर मिलने वाली कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं जो आकर उससे मिलती हैं, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। और साउथ इंडिया के रिवर्स का जो टॉपिक है वो भी हम आज ही कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा सा अलर्ट होकर बैठ जाइए और अलर्ट होकर सुनिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ज्योग्राफी में ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन जरूर आता है। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे सेशन को। अगेन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं और सबसे पहले हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब करें। एंड हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को। तो देखिए ब्रह्मपुत्र के बारे में आप ये यहाँ देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र आपका तिब्बत से निकलती है रिवर। और यहाँ पे यरलुंग जंगबो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। देखिए आपका ये जो है इंडिया का, जैसे मान लीजिए हम ये हिस्सा बना दें, ठीक है। चल खैर थोड़ा सा यहाँ से गड़बड़ हो गया, इस तरीके से आना चाहिए था। देखिए नीचे वाले मैप से हमें कोई मतलब नहीं, हमें केवल इतने इतने मैप से यहाँ पर मतलब है, ठीक है। तो इतने को जब आप फिर से ड्रॉ करेंगे, अच्छे से हम इसको जब ड्रॉ करेंगे तो देखिए ठीक है, ये हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका तिब्बत, तो तिब्बत में जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको यरलुंग जंगबा बोलते हैं, जंगबो बोलते हैं, यरलुंग जंगबो बोलते हैं तिब्बत में। फिर वो क्या हुई, तिब्बत से निकली, फिर तिब्बत से वो आती गई और उसने एक यू टर्न, इस तरीके से मैं कलर चेंज कर देती हूँ सो दैट आपको क्लियर विजिबिलिटी हो जाए। ये आपकी रिवर आ रही है ब्रह्मपुत्र रेड कलर से और यहाँ पर इसने एक यू टर्न, देखिए जब आप इसे देखेंगे तो ये देखिए यू यू शेप का टर्न है इस तरीके से। तो इस तरीके से यू टर्न लेती है, कहाँ से, आपके नामचा बरवा जो हिल है, नामचा बरवा शिखर पर्वत है, वहां से ये यू टर्न लेती है। उसके बाद ये कहाँ प्रवेश करती है, आपके इंडिया में प्रवेश करती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है तिब्बत से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है। थोड़ा और मैं आपको यहाँ बता दूं, यस यहाँ इंडिया आती है, इंडिया आने के बाद, इंडिया में एंटर करने के बाद आपका जो है बांग्लादेश जाती है, बांग्लादेश के बाद फिर ये बंगाल की खाड़ी में अपना ड्रेन कर देती है और डेल्टा बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा गंगा के साथ मिलकर। आपको पता है गंगा के साथ ये पहले ही मिल जाती है, मैंने पढ़ाया था आपको। गंगा को पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। जमुना और पद्मा दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, मेघना बनाती है और मेघना आगे बढ़ती है और मेघना से आकर मिलती है आपकी तीस्ता रिवर आकर मिलती है और उसके बाद तीस्ता मेघना के साथ मिलकर आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और आपका सुंदरबन डेल्टा बनाती है या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। इतना हमने पढ़ा था। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से हम जानते हैं, तिब्बत में से यरलुंग जोंगबो के नाम से जानते हैं। ये पश्चिमी तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर, ठीक है, आंगसी ग्लेशियर है, वहां से निकलती है, वेस्टर्न तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से। अब ये हिमालय के पैरेलल, देखिए यहाँ पर इस डायग्राम से आप देख रहे हैं, देखिए हिमालय इस तरीके जा रहा है और देखिए ये नदी भी इसके पैरेलल इस तरीके से आ रही है। तो ये हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है, इधर ईस्ट है, अरुणाचल प्रदेश की तरफ इधर नॉर्थ ईस्ट है, तो ईस्ट की तरफ ये बहती है और नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा ये मोड़ बनाकर भारत के
अरुणाचल प्रदेश, देखिए देखिए जो नामचा बरवा शिखर है वो अरुणाचल प्रदेश में है, और अरुणाचल प्रदेश के दिहांग अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है। अब देखिए तिब्बत में इसको क्या कहा, यरलुंग जांगबो या सांगपो भी कहते हैं, हिंदी में ऐसे लिख देते हैं सांगपो, ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं। जब वो अरुणाचल प्रदेश आई, ठीक है, तो किस नाम से जाना गया उसको, अरुणाचल प्रदेश में जब नामचा बरवा को क्रॉस करके उसने प्रवेश किया इंडिया में, तो उसको दिहांग के नाम से जानते हैं, दिहांग। फिर ये आगे बढ़ेगी, असम में प्रवेश करेगी, असम में इसे फिर ब्रह्मपुत्र का नाम दे दिया जाता है। तो इस तरीके से आपने 3 नाम पढ़े ब्रह्मपुत्र के। पहला आपने तिब्बत में यरलुंग जांगबो या सांगपो भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा दिहांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं, और तीसरा आपने नाम पढ़ा क्या, ब्रह्मपुत्र, जो कि आसाम में जब वो एंटर करती है तब वहां से हम उसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानने लगते हैं। तो ये तीनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं, आपको पता है, और बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं, गंगा को कहते हैं पद्मा, पद्मा कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, यानी कि ब्रह्मपुत्र, सतलज और इंडस, सिंधु को इंडस रिवर भी कहते हैं, ये 3 नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में है। तो ये तीनों ही नदियां कहां से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। तिब्बत में उद्गमित होने वाली ब्रह्मपुत्र इरावदी और मेकोंग नदियों के ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। तो याद रखिएगा कि इरावदी और मेकोंग रिवर हैं, ये आपकी नॉर्थ ईस्ट में बहती हैं। तो और इरावदी को म्यांमार की जीवन रेखा भी कहते हैं, म्यांमार की जीवन रेखा। देखिए जीवन रेखा हमेशा किसी नदी को या कभी कभी किसी हम लेक को भी कह देते हैं, इसका एक एक्सेप्शन भी कह सकते हैं, जैसे लोकटक लेक है, ये लेक सिक्किम में, सॉरी मणिपुर में, लोकटक लेक है, आपकी झील है लोकटक लेक, जो कि आपकी मणिपुर में है, ठीक है, मणिपुर में है, और इसको हम मणिपुर की जीवन रेखा कहते हैं। जबकि ये एक झील है, फिर भी हम इसे मणिपुर की जीवन रेखा कहते हैं। हालांकि किसी स्टेट की या किसी जगह की जीवन रेखा जो है वो नदी को कहते हैं, जैसे नर्मदा को हम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, जैसे इरावदी को आपने यहाँ देखा म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इरावदी और मेकोंग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। यहाँ से आप एक मैप देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आप एक मैप देख पा रहे हैं, देखिए ब्रह्मपुत्र, ये वेस्ट तिब्बत का पार्ट है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आपकी निकली, ठीक है। यहाँ पर इसको यरलुंग जांगबो या सांगपो कहते हैं, ये यहाँ से आई, आने के बाद ये आपकी यू शेप में, देखिए यू शेप में यहाँ पे इसने टर्न लिया और होते हुए हुए सुबनसिरी, अब देखिए यहाँ से सुबनसिरी रिवर आ रही है, ब्रह्मपुत्र में मिल रही है, तो सुबनसिरी इसकी एक ट्रिब्यूटरी हो गई, ठीक है। ये देखिए यहाँ से लोहित आ रही है, लोहित आके ब्रह्मपुत्र में यहाँ से मिल रही है, आपको दिख रहा होगा, लोहित आकर मिल गई ब्रह्मपुत्र में। अब लोहित, अभी सुबनसिरी तो लोहित, ये दोनों क्या हो गए, इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। अब देखिए यहाँ से मानस, मानस भी रिवर है, आपको पता है, मानस नेशनल पार्क असम में है, यहाँ से आई, ये ब्रह्मपुत्र ऑलरेडी यहाँ इसको असम में ब्रह्मपुत्र का नाम दे ही दे रहे हैं, ये और आई नीचे। अब इसको हमने क्या कहा, गंगा इधर से आ रही है, गंगा बांग्लादेश में आके पद्मा हो गई है, और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में आकर क्या हो जाएगी, जमुना हो जाएगी, और दोनों यहाँ मिलेंगी तो क्या बनेगी, मेघना बनेगी, ठीक है। और तीस्ता रिवर देखिए बंगाल से होती हुई आ रही है, और आपकी वेस्ट बंगाल से, और ये आकर कहा आपकी मिल जाएगी मेघना या आपकी ये ब्रह्मपुत्र में, ठीक है। यानी कि जमुना जो कि आगे चल के जमुना कहलाएगी किसमें, आपका बांग्लादेश में, और पद्मा मेघना के नाम से ये आगे बढ़ेगी, और यहाँ बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पर क्या बनाएगी, सुंदरबन डेल्टा, या वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पर बनता है। और इधर से क्या आ रही है, देखिए गंगा रिवर यहाँ से आ रही है, जिसका हम कोई सिग्निफिकेंस फिलहाल यहाँ पर नहीं है इस मैप में, बस यहाँ से आपको पता चल रहा है कि बांग्लादेश में आके इसका नाम पद्मा हो गया है, जस्ट इतना ही है ब्रह्मपुत्र का ड्रेनेज सिस्टम। आपको क्या याद रखना है कि कहां पर ब्रह्मपुत्र का क्या नाम है, 3 जगह इंपॉर्टेंट है, तिब्बत में क्या नाम है, अरुणाचल में क्या नाम है, और असम में क्या नाम है। दूसरी चीज याद रखती है कि कहां पर यू शेप लेके टर्न होकर एंटर करती है इंडिया में, तो अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा हिल जो पर्वत है वहां से एंटर करती है इंडिया में। कहां पर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, तो असम में जानते हैं। कुछ ट्रिब्यूटरी जैसे हमने पढ़ी सुबनसिरी, लोहित, ठीक है। बराक देखिए यहाँ देख पा रहे हैं आप, बराक इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, ठीक है। बराक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, बराक जो है वो यहाँ से आकर सीधे जब जमुना पद्मा मिल जा रही है तो बराक उसमें आकर मिल रही है, तो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी इस तरीके से ये नहीं होगी, राइट। तो यहाँ से आपने ये पढ़ा।
बस ब्रह्मपुत्र का इतना ही ड्रेनेज सिस्टम है। ये देखिए, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत तिब्बत में सांगपो या सापू के नाम से जानते हैं। मैं आपको अभी ऊपर भी कई बार बताया मैंने। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां देखिए, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां क्या होती है देखिए। मेन रिवर ये क्या चल रही थी, मेन रिवर आपकी यहाँ से चल रही है, या मान लीजिए गंगा है, ये मेन रिवर है गंगा आपकी। अब इसके इधर से आपके लेफ्ट से कई सारी रिवर आके इसमें मिल रही हैं। इस तरीके से घाघरा आके मिल रही है, गंडक आके मिल रही है, सब मिल रही है। और कुछ जो है राइट आपके लेफ्ट से मिल रही है, जैसे चंबल मिल रही है, बेतवा मिल रही है, सोन मिल रही है, बहुत सारी रिवर इधर से आके मिल रही। तो ये जो छोटे छोटे रिवर्स आके ऊपर नीचे से इसमें जगह जगह से आकर एक मेन रिवर में मिलती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ट्रिब्यूटरीज कहते हैं और हिंदी में इसको सहायक नदियां कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आकर मिलकर एक मेन नदी में मिल जा रही है और मिलकर एक नदी बना ले रही है गंगा। आगे चल के ये जब बांग्लादेश में एंटर हुई तो ये छोटी छोटी नदियां गंगा में मिल चुकी थी, आगे चल के वो सिर्फ गंगा ही रिवर आगे गई है बांग्लादेश में। तो ये सब ट्रिब्यूटरीज है। और जब इसका उल्टा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरी, जैसे कि कोई मेन रिवर चल रही है और आगे चल के उसके कई सारे पार्ट हो जाए, इधर चली जाए, इधर चली जाए, एक पार्ट इधर चली जाए, तो क्या है, ये सारी उसकी क्या है, ये जितनी है ये सब उसकी क्या है, ये उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। ठीक है, ये उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। तो अगर एक मेन रिवर आगे जाके ब्रांचेस में बढ़ जाती है तो उसको हम बाकी रिवर्स को उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। और अगर कई सारी छोटी छोटी रिवर्स मिलकर एक मेन रिवर में मिलती हैं और वो एक सिंगल रिवर के फॉर्म में आगे बढ़ती हैं, तो उसको हम बाकी रिवर्स को क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, सांगपो का आपने जान लिया, तो सहायक नदियां यानी ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो जयमूली है, तीस्ता रिवर मैंने आपको बताया वेस्ट बंगाल से, कामेंग, सुबनसिरी हमने पढ़ा, धनसिरी, दिहांग, दिबांग, पगलादिया, जिया, भरेली, जिया भरेली एक ही है, संकोश और लोहित। ठीक है, इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, आपकी ब्रह्मपुत्र की। मतलब इतनी सारी छोटी छोटी नदियां हैं जो आकर किससे मिलती हैं, मिलती है ब्रह्मपुत्र रिवर से। ठीक है, अब देखिए, लोहित नदी ईस्ट तिब्बत की जयालचू पर्वत श्रेणी से निकलती है लोहित। ये नदी अरुणाचल प्रदेश और आसाम में बहती है और ये आगे फिर आकर कहा मिल जाती है, आपकी ब्रह्मपुत्र में। सुबनसिरी नदी का उद्भव हिमालय क्षेत्र से होता है, ये आसाम, अरुणाचल और तिब्बत क्षेत्र यानी चाइना में क्षेत्र में बहती है। बराक नदी ये मणिपुर की पहाड़ी से निकलकर मिजोरम, आसाम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, बराक देखिए, बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलती है, मिजोरम, आसाम से होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, लेकिन ये ब्रह्मपुत्र से नहीं मिलती है। राइट, अब आसाम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। ठीक है, गुम्फित जलमार्ग बनती है जिसमें से कुछ बड़े द्वीप भी मिलते हैं। उन्हीं बड़े द्वीपों में से एक द्वीप है जिसका नाम आप सब जानते होंगे, नहीं जानते तो आज जान लीजिए, इसका नाम है माजुली द्वीप। ठीक है, माजुली, माजुली द्वीप जो है सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। ठीक है, रिवराइन आइलैंड सबसे बड़ा नदी द्वीप है पूरे वर्ल्ड का। तो जब वर्ल्ड का सबसे बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया का हो ही जाएगा, क्योंकि इंडिया में है। राइट, माजुली जो है वो आपका बेसिकली आसाम में है। ठीक है, कहाँ पर है, आसाम में, शायद यहाँ नहीं लिखा हुआ है। देखिए, तिब्बत का पठार जो है उसको चेंगतांग और क्वाघाई तिब्बत पठार के नाम से जानते हैं। चेंगतांग और क्वाघाई तिब्बत पठार, ये याद रखिएगा। समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई हो 4500 मीटर है और इसे द रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व की छत या दुनिया की छत कहते हैं। ठीक है, तिब्बत के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं, इस पठार से कुछ नदियां निकलती हैं, जैसे यांगसी नदी, चेंगजियांग जिसे कहते हैं, वही जैसे क्या जेंगजियांग, एक्चुअली थोड़ा हिंदी इंग्लिश में चाइनीज नेम बड़े अजीब होते हैं, याद रखिएगा। हुआंग हो या हुआंग हे नदी, जैसे येलो रिवर, येलो रिवर भी कहते हैं, पढ़ा होगा। ये दोनों ही चाइना से आपका होकर जाती है। सिंधु आपकी इंडस रिवर आपको पता ही है, आपके ये भी जो है तिब्बत के पठार से निकलती है। सतलज रिवर आपको पता है, सतलज रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, मेकोंग, साल्वीन, ये सारी रिवर आपकी तिब्बतन प्लेट्यू से निकलती हैं। ठीक है, दुनिया की छत जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, इतना ये फ्लैट पठार है, इतना बड़ा है, इसको हम एक छत की तरह कंसीडर करते हैं, जैसे छत होती है हमारे ऊपर फ्लैट सर के ऊपर, तो उसी तरीके से हमने इसको वर्ल्ड की रूफ कह दिया है। राइट, तो ये था थोड़ा सा आपका नोट्स का पार्ट।
नेक्स्ट चलिए अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन पे। थोड़ा सा नोट्स का पार्ट था, बस नोट्स का पार्ट कवर करने से ये होता है कि आपका जो क्वेश्चन के लिए अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा और क्लियर हो जाती है, और आप क्वेश्चन जब सॉल्व कर पाते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हमारा कि तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकोंग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में यू टर्न लेती है। ये यू टर्न क्यों बनता है? ये सारी बातें बिल्कुल सही है, यू टर्न भी बनता है, लेकिन पूछ रहा है ये यू टर्न क्यों बनता है। पहला है कि वलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण, जो फोल्डेड हिमालय है उसमें जो है वो ऊपर उठ जाता है, ठीक है। या भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण, या तृतीय कल्पीय वलित पर्वतमालाओं में भू विवर्तनिक विक्षोभ के, यानी टेक्टोनिक एक्टिविटी बोलते हैं इसको, टेक्टोनिक। तो इसका कोई लॉजिक तो यहाँ है ही नहीं, टेक्टोनिक एक्टिविटीज का, ठीक है। अब और ए या बी दोनों। तो देखिए जो हिमालय वलित हिमालय पर्वत श्रेणी के उत्थान के कारण नहीं होता है आपका, ये जो वलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण, तो ये यहाँ पर नहीं सही होगा। एक्चुअली यहाँ पर भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय जो आपका, यहाँ पर थोड़ा सा का मुझे ट्रांसलेशन थोड़ा सा अगर यस, तो अक्ष संघीय नमन मतलब जो सिंटेक्सियल बेंडिंग होती है, जो आपका जियोलॉजिकली यंग हिमालय है उसकी सिंटेक्सियल बेंडिंग होती है। तो यस, बेंडिंग के कारण जो है, देखिए इस तरीके से आपने जब देखा होगा इधर से आकर ये वाला इस तरीके से, तो हिमालय इस तरीके से आ रहा है, यंग हिमालय है उसकी सिंटेक्सियल देखिए बेंडिंग हो जाती है, ये बेंड कर रहा है। तो आप जब मैप से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा जो यू टर्न लिया है वो बेंडिंग के कारण होता है। तो इस वजह से आपका जो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ए नहीं करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जानते हैं? तो आपको पता है यरलुंग जांगबो, सांगपो, दिहांग, ये सब ब्रह्मपुत्र के नाम है, ठीक है, किसके? ब्रह्मपुत्र के नाम है। नेक्स्ट है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का जल स्रोत है वो कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र, सतलज या सिंधु? तो हमने पढ़ा है सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, और जो है इन तीनों ही नदियों का जो स्रोत है वो आपका तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास है। हमने नोट्स में इसको पढ़ा था। नोट्स पढ़ने का यही फायदा होता है, थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है हमें, जो चीजें भूल रहे होते हैं वो हमें यहाँ पर याद आ जाती हैं, एक रिवीजन हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित, सुबर्णसिरी, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? देखिए लोहित और सुबर्णसिरी दोनों अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, आपको पता है। एक आपकी लोहित एक आपकी हिमालय से निकलती है, और एक आपकी जो है तिब्बत के पास से ही निकलती है। लेकिन बराक जो है वो मणिपुर से निकलती है, और वो आकर अपनी मिजोरम से होती हुई सीधे बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश से होकर ये नहीं जाती है। हमने बराक के बारे में पढ़ा कि ये मणिपुर से निकलती है, मिजोरम से होते हुए बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। तो इस तरीके से लोहित और सुबनसिरी आपका होगा, बराक जो है वो नहीं होगा, ठीक है, बराक नहीं होगा। नेक्स्ट है, लोहित, सुबनसिरी नदियां अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती, जबकि बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से होकर मिजोरम और आसाम से बहती हुई बांग्लादेश में चली जाती है। नेक्स्ट है, मानस नदी किस नदी की उप नदी है? हमें बताना है। तो हमने भी डायग्राम में भी देखा था कि सुबनसिरी, लोहित, आपकी मानस और तीस्ता ये सब आकर मिल रही थी। तीस्ता तो खैर आकर मेघना से मिल रही थी, जहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर मेघना बनाते हैं। खैर मानस जो है आपकी ब्रह्मपुत्र में आकर मिल रही है, ठीक है, उसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत में ये यरलंग जांगपो जांगबो या सांगपो नाम से जानी जाती है, सांगपो नाम से। नेक्स्ट है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, यानी बहाव क्षेत्र का मतलब होता है कैचमेंट एरिया, ठीक है। कैचमेंट एरिया को हम क्या बोलते हैं? बहाव क्षेत्र। मतलब कहाँ कहाँ से होकर बहकर जाती है? तो देखिए तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से देखिए इस तरीके से जब आप मैप देखेंगे, ठीक है, देखिए तिब्बत से निकली, तिब्बत से होकर कहाँ गई? भारत, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से भारत में प्रवेश कर गई। भारत में बहती रही, फिर आके कहा बांग्लादेश में, बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर गई। तो तीन इस कंट्री से होकर गई, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। चाइना में नहीं जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका,
निम्न में कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं? तो हमने पढ़ा था कि दिबांग, कामेंग, लोहित, ये तीनों ही आपकी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तीनों ही आपकी सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, दिबांग, दिहांग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को। दिबांग एक अलग नदी है, वो दिहांग था। दिहांग अलग है, दिबांग अलग है। हालांकि दिहांग दिबांग करके एक पूरा बायोस्फीयर रिजर्व भी है हमारा आसाम में। दिहांग दिबांग पता नहीं आसाम में है या अरुणाचल में है, आई थिंक थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। खैर, ये देखिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन ये सिक्किम से होकर बहती है। तो देखिए, तीस्ता नदी आपकी वेस्ट बंगाल से ओरिजिनेट होती है, ब्रह्मपुत्र तिब्बत से आती है, तो उद्गम एक जैसा कैसे हो गया, है ना? तो उद्गम एक जैसा नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। तीस्ता रिवर आपकी सिक्किम बिल्कुल आपकी खांगचुंग ग्लेशियल लेक से आती है, सिक्किम से। ठीक है, तीस्ता रिवर आती है और वेस्ट बंगाल से होती है, फिर ये आपकी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ये फिर आपकी जो ब्रह्मपुत्र और गंगा जहां मिले थे, मेघना बनी थी, मेघना से मिलकर बे ऑफ बंगाल में ये ड्रेन हो जाती है। तो इसका खांगचुंग आपका ग्लेशियर है सिक्किम में, वहां से तीस्ता रिवर निकल रही है। और ब्रह्मपुत्र जो है वो आपका तिब्बत से आ रही है। तो उद्गम तो सही नहीं है, ये स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, एक ही उद्गम नहीं है। नेक्स्ट है, रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और ये तीस्ता की एक सहायक नदी है। ठीक है, रंगित, तो ये बात बिल्कुल सही है। रंगित रिवर जो है वो तीस्ता की एक ट्रिब्यूटरी है और इसका ओरिजिन जो है वो सिक्किम में होता है। नेक्स्ट है, तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तो देखिए, बंगाल और बांग्लादेश की सीमा में नहीं, तीस्ता रिवर जो है सिक्किम और वेस्ट बंगाल से होती हुई आती है और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में ज्वाइन कर लेती है। उसके बाद जो है बांग्लादेश में जाकर ज्वाइन करती है, उसके बाद बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, बॉर्डर पे नहीं, बांग्लादेश में प्रॉपर अंदर जाके तब वो मेघना को ज्वाइन करती है। ठीक है, मेघना मेघना वही जो जमुना और पद्मा के मिलने से मेघना रिवर, और इस मेघना को आकर तीस्ता ज्वाइन करती है प्रॉपर बांग्लादेश के अंदर, सीमा पर नहीं, बांग्लादेश के अंदर आकर ज्वाइन करती है। तो ये सीमा की वजह से ये गलत हो जाएगा, सीमा पर नहीं, प्रॉपर बांग्लादेश के अंदर आकर ज्वाइन करती है। तो केवल दो आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी पहला और तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित नदियों में से किसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? ठीक है, एक ही स्रोत से निकलती है। तो देखिए, गंगा आपकी हिमालय से निकलती है, ब्रह्मपुत्र आपकी तिब्बत से निकलती है। हाँ, हमने पढ़ा था कि सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये तीनों एक ही जगह से निकलती हैं। सिंधु तिब्बत आपका तिब्बत से निकलती है, गंगा आपकी हिमालय से निकलती है। तापी बैतूल से निकलती है, व्यास आपकी नॉर्थ की एकदम नदी है, एकदम ही अलग है। तापी जो है साउथ इंडिया की रिवर है। तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु और सतलज ये तीनों तीनों ही आपके तिब्बत के पास मानसरोवर लेक के पास से निकलते हैं या तिब्बत के पठार से निकलते हैं। नेक्स्ट है आपका असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन। असर्शन कह रहा है कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। देखिए, जब आप हिस्ट्री में जाएंगे तो जो तीस्ता रिवर है वो सच में पहले गंगा गंगा की सहायक नदी थी, लेकिन आजकल वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये बात सही है। रीजन दिया है कि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, ये बात बिल्कुल सही है। हिमालय की नदियां ऊंचाई से नीचे आने के कारण जब नीचे आती हैं, तेजी से उनका स्लोप होता है, तो वो क्या करती हैं, जो रिवर्स होती है उनका अपहरण करना मतलब उसको अपने अंदर समा लेती हैं। तो एक तरीके से अपहरण कर लेती है ना, तो उनको ओवर शैडो कर लेती हैं या सुपर इम्पोज कर लेती हैं, कह सकते हैं, है ना, सुपर इम्पोज कर लेती हैं, सुपर इम्पोज इम्पोज कर लेती हैं। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है कि पहले वो गंगा का पार्ट थी, गंगा की सहायक नदी थी, लेकिन आजकल वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, क्योंकि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक कैरेक्टरिस्टिक है। ये बिल्कुल दोनों बात सही है, करेक्ट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यूपीपीएससी 2021 का क्वेश्चन है रिसेंट। देखिए क्वेश्चन कैसे टफ होते जा रहे हैं। ये देखिए, क्यों अच्छा ऐसा क्यों हुआ ये भी देख लेंगे कि ऐतिहासिक रूप से तीस्ता गंगा नदी प्रणाली का अंग थी, यानी गंगा
के ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट थी, लेकिन दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए लगभग 1787 ईस्वी में आई एक बाढ़ के पश्चात इसने अपना मार्ग बदल दिया और दक्षिण पूर्व की ओर विस्थापित होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में शामिल हो गई। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है, मतलब एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसके द्वारा एक जो स्ट्रॉन्ग रिवर होती है, जैसे गंगा की स्ट्रॉन्ग रिवर है, बड़ी नदी है, ठीक है, अपने शीर्ष की ओर अधिक अपरदन करके अपने समीप प्रवाहित होने वाली अन्य नदी के जल को अपनी धारा में मिला लेती है। ठीक है, इस तरीके से। हाँ, और ब्रह्मपुत्र आपकी एक स्ट्रॉन्ग रिवर थी, तो ब्रह्मपुत्र ने अपने में मिला लिया तीस्ता रिवर को। तो इस तरीके से तीस्ता रिवर किसका पार्ट हो गई? आपके ब्रह्मपुत्र का पार्ट हो गई। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर, क्या था, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। चलिए, तो 12 तक ही क्वेश्चन थे इसमें। नेक्स्ट जो है पार्ट हमारा वो है दक्षिण भारत की नदियां। मैंने आपसे बताया था कि दक्षिण भारत की नदियों को भी हम आज के ही लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए दक्षिण भारत की नदियों के बारे में पढ़ते हैं। हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे किसके बारे में, तो दक्षिण भारत की नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। राइट, इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। 12 आई थिंक 11 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। यस, 11 12 क्वेश्चन ही ऐसे ही थे इसमें। यस, लास्ट क्वेश्चन यही था तीस्ता रिवर का। चलिए साउथ इंडिया की रिवर्स को हम पढ़ेंगे अब। तो देखिए, साउथ इंडिया की रिवर्स, राइट, जो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत है यानी कि साउथ पेनिनसुलर इंडिया है हमारा। साउथ इंडिया को हम पेनिनसुलर इंडिया भी कहते हैं। पेनिनसुला आप जानते होंगे, नहीं जानते, कोई भी लैंड का बड़ा पार्ट जब एक दो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय कहते हैं। मतलब कि प्रायद्वीपीय मतलब द्वीप बन जाएगा, तीन तरफ से सराउंड है, अगर एक साइड से और सराउंड हो गया तो क्या बन जाएगा? चारों तरफ से घिरा हुआ लैंड पोर्शन क्या कहलाता है? आइलैंड यानी द्वीप। प्रायद्वीपीय मतलब कि एक साइड से और घिर गया तो प्रॉपर ये द्वीप बन जाएगा, आइलैंड बन जाएगा। तो प्रायद्वीपीय मतलब जब तीन साइड से कोई लैंड जो है वो पानी से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीपीय बोलते हैं या पेनिनसुलर बोलते हैं। मुख्य जल विभाजक का निर्माण, भारत के मुख्य जल विभाजक का निर्माण वेस्टर्न घाट द्वारा होता है। जो पेनिनसुलर इंडिया है उसमें जो मुख्य जल विभाजक का निर्माण करता है वो पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट्स करते हैं, जो पश्चिमी घाट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। मैंने आपको पढ़ाया है, वेस्टर्न घाट के नॉर्थ पार्ट को हम कोंकण बोलते हैं, मिडिल पार्ट को कर्नाटका बोलते हैं, कर्नाटका कोस्ट बोलते हैं, और साउथ पार्ट को क्या बोलते हैं? मालाबार कोस्ट बोलते हैं, जो केरला में है। सब मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया जब हमने इंडिया का फिजिकल डिवीजन पढ़ा था। प्रायद्वीपीय भाग की जो अधिकतर नदियां हैं, जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सब ईस्ट की ओर जाती हैं। देखिए पेनिनसुलर इंडिया की जो मैक्सिमम रिवर हैं वो ईस्ट की तरफ जाती हैं और कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। अच्छा, बे ऑफ बंगाल में क्या बन रहा है? हम सभी को पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बन रहा है जिसे हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहते हैं। तो ये जब गिरती हैं तो अपने मुहाने पर क्या बनाएंगी? डेल्टा बनाती हैं, क्योंकि ये जाकर बंगाल की खाड़ी है तो खाड़ी में जब नदी गिरेगी तो वो डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो ये देखिए जो आपकी प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उसके अलावा और भी बहुत सारी नदियां हैं, वो ईस्ट की तरफ जाती है, पूर्व की तरफ, और कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो वहां क्या बनाती है? डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो ईस्ट की तरफ ना जाकर वेस्ट की तरफ, इन्हें हम उल्टी दिशा में बहने वाली नदियां भी कहते हैं। ठीक है, उल्टी दिशा में बहने वाली नदियां भी कहते हैं। ये क्या करती है कि वेस्ट की तरफ जाती हैं, जैसे नर्मदा है आपकी, ताप्ती है, माही है, ये मेन रिवर्स हैं जो वेस्ट की तरफ जाती हैं। और ये क्या करती हैं? ज्वार नदमुख, जिसे हम ईस्चुरी कहते हैं, इसका निर्माण करती हैं। अब देखिए, जो आपकी ईस्चुरी होती है वो क्या होता है? ईस्चुरी बेसिकली जहां पर एक रिवर, रिवर में क्या होगा? साफ पानी, मतलब फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर होता है ना, फ्रेश वाटर या, ठीक है। और जो सी होता है, समुद्र, वहां पर क्या होता है? खारा पानी होता है, खारा पानी, सलाइन वाटर होता है। तो जहां पर ये एक मान लीजिए रिवर है और ये यहाँ पर आकर एक समुद्र से मिल रही है, तो ये जो एरिया इनके मिलन का स्थल होगा इसको हम ईस्चुरी या ज्वार नदमुख कहते हैं। यहाँ पर खारा पानी आकर साफ पानी से, यानी नदी का साफ पानी आकर समुद्र के खारे पानी से मिलता है और ईस्चुरी का निर्माण करता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि जो वेस्ट की तरफ नदियां जा रही है वो ईस्चुरी ही क्यों बनाती हैं?
क्योंकि देखिए वेस्ट में आपके क्या है, कोई खाड़ी नहीं है, यहाँ पर आपका क्या है, अरेबियन सी है, अरेबियन सी है, अरब सागर है। तो जब सागर में आकर मिलेगी आपकी क्या, जब सागर में आकर आपकी मिलेगी कोई रिवर, तो मैंने बताया रिवर का पानी और सागर के पानी से जब मिलता है तो क्या बनता है, ईस्चुरी बनती है ना। तो ईस्चुरी का ही निर्माण होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए यहाँ पर ईस्चुरी बनती है। खैर, ये सब बातें समझाने के लिए थी। अब थोड़ा सा हम साउथ इंडिया की रिवर्स को पर नजर डाल लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, देखिए झेलम, रावी, ब्यास, चिनाब, सतलज, ये सब आपकी ऊपर नॉर्थ इंडिया की है, इनसे कोई मतलब नहीं। ब्रह्मपुत्र इधर से चल रही है अपनी, गंगा, रामगंगा, यमुना, ये सब से हमें मतलब नहीं है। देखिए साउथ इंडिया में आप पढ़ेंगे मध्य प्रदेश से निकलने वाली की अमरकंटक चोटी से निकलने वाली आपकी नर्मदा रिवर, मेन रिवर। और नर्मदा देखिए निकलती है यहाँ अमरकंटक हिल से और जाती है वापस से आपकी निकली, एक बार यहाँ आई, फिर उसके बाद नहीं, ये माही के बारे में था, सॉरी, हाँ से, यस, ये नर्मदा आपकी निकली अमरकंटक हिल से और इधर से आकर आपका एमपी से होती हुई गुजरात से होती हुई और राजस्थान गुजरात से होती, राजस्थान में नहीं आती, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात से होती हुई आके आपकी कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में आके गिर जाती है। तो वेस्ट में आ रही है, वेस्ट में गिर रही है तो ईस्चुरी बनाएगी। ताप्ती, ताप्ती आपकी मुल्ताई, बैतूल, बैतूल एक जिला है मध्य प्रदेश में, वहां से निकलती है, देखिए वेस्ट की तरफ जा रही है, ये भी अरब सागर में गिर गई। ठीक है, इस तरीके से देखा आपने। अब थोड़ा सा आप इधर की नदियां देखिए, नर्मदा, तापी और आपकी एक माही भी है, माही भी यही बहती है, यहाँ लिखी नहीं है, खैर छोड़िए इसको। अब आप देखेंगे मेजर जो साउथ इंडिया की रिवर्स हैं, जैसे महानदी, देखिए महानदी आपके कहीं छत्तीसगढ़ के आसपास से निकलती है और ये होते हुए यहाँ से देखिए कहाँ, बे ऑफ बंगाल में गिरेगी। ठीक है, दूसरी आपकी देखिए गोदावरी, गोदावरी जो है वो आपकी आपकी महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, गोदावरी ये आपकी नासिक त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और यहाँ से देखिए होते हुए आंध्र प्रदेश और आपका तेलंगाना और आपका उड़ीसा वाले पार्ट में भी थोड़ा जाती है और यहाँ से होते हुए ये देखिए, अभी मैं बताऊंगी कौन सी नदी किस स्टेट से जाती है और आकर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। गोदावरी को याद रखिएगा कि जो साउथ इंडिया की सबसे लंबी रिवर है वो गोदावरी ही है। ठीक है, साउथ इंडिया की सबसे लंबी रिवर गोदावरी है। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं, दक्षिण गंगा भी कहते हैं और ओल्ड गंगा यानी बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। ये दोनों नाम किसके, गोदावरी के पेट नेम है, थोड़ा सा याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ जाता है। उसके अलावा देखिए कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर देखिए यहाँ से निकल रही है। तुंगभद्रा कर्नाटक से ओरिजिन है, देखिए ऊपर की तरफ जा रही है, फिर भी बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। उत्तरी पेन्नार, दक्षिणी पेन्नार, कावेरी रिवर, देखिए कावेरी भी आपकी बे ऑफ बंगाल में जा रही है और देखिए वेंगई रिवर ये भी आपकी जा रही है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये सब आपकी जो है साउथ इंडिया की फेमस रिवर्स हैं, ये आपने देखी यहाँ पे। ठीक है, तो ये था थोड़ा साउथ इंडिया की रिवर्स के बारे में। थोड़ा सा और देख लेंगे हम नोट्स पार्ट में, राइट, ये रहा नोट्स का थोड़ा सा पार्ट। अब देखिए थोड़ा थोड़ा हर नदी के बारे में जानते चलेंगे। देखिए नर्मदा नदी के बारे में जानेंगे, इसका उद्गम मैंने भी आपको बताया कि अमरकंटक से हुआ है। अमरकंटक जो है देखिए, सतपुड़ा जो रेंज है, सतपुड़ा रेंज मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, 3 पार्ट में डिवाइड है, ए बी सी। सतपुड़ा का सबसे पूर्वी एरिया है, उसको क्या कहते हैं, उसको मैकल कहते हैं, मैकल रेंज। ठीक है, बीच वाले पार्ट को हम महादेव पर्वत कहते हैं, जहां पर सतपुड़ा का मेन धूपगढ़ है, तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। और सबसे जो वेस्ट वाला पार्ट है उसको क्या, राजपीपला कहते हैं, राजपीपला, याद रखिए। ठीक है, ये सब चीजें याद रखिए। नर्मदा जो है वो सतपुड़ा और विंध्या के बीच में कहीं जो है आपकी फ्लो होती है, लेकिन उसका जो ओरिजिन है वो अमरकंटक चोटी से हुआ है, जो कि एमपी एमपी में है अमरकंटक। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप भी भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली, देखिए गोदावरी साउथ इंडिया की सबसे लंबी रिवर है, लेकिन वो कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि अरब सागर में गिरने वाली पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी रिवर कौन है, तो वो नर्मदा है। इसकी लंबाई टोटल कितनी है, इसकी लंबाई है 13-12 किलोमीटर, कितना, 1312 किलोमीटर। ये सब चीजें बार बार पढ़ने से याद होती हैं, रटने का कोई यहाँ पर इस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है,
इसके उत्तर में देखिए विंध्याचल, मैंने आपको बताया उत्तर में विंध्याचल है और दक्षिण में सतपुड़ा। विंध्या और सतपुड़ा के बीच में से आपकी बहती है क्या, नर्मदा। अब देखिए इन दोनों पर्वतों के बीच में एक भ्रंश घाटी है। भ्रंश घाटी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली है जिससे होकर क्या जाती है, नर्मदा नदी नदी बहती है। नर्मदा नदी का जो पश्चिम की ओर बहाव क्यों है, अब आप कहेंगे कि नदी तो उधर ही बहेगी जिधर उसे ढलान मिलेगी, तो उसे ढलान इस भ्रंश घाटी की वजह से वेस्ट की ओर मिलती है, इसलिए ये वेस्ट की ओर प्रवाहित होती है। ठीक, नर्मदा नदी की लंबाई मैंने अभी आपको बताया 13-12 है, 13-12 किलोमीटर। नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कैचमेंट एरिया 98,796 स्क्वायर किलोमीटर है। अब आप कहेंगे कि सबका कैचमेंट एरिया कहां तक याद करें, तो देखिए सबका नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रिवर है 4-6 उनका कैचमेंट एरिया आपको याद रखना पड़ेगा। जल ग्रहण क्षेत्र वो होता है, कैचमेंट एरिया वो होता है जितने एरिया में उसका जो जितना एरिया वो कवर करती है। ठीक है, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के कारण नर्मदा नदी अपने मुहाने पर क्या ईस्चुरी बनाती है। ऑब्वियस सी बात है, वेस्ट की तरफ जा रही है, अरब सागर में मिल रही है, एक नदी जब सागर से मिलती है तो ईस्चुरी ही बनती है। जबलपुर के पास पास संगमरमर शैलों में नर्मदा नदी गहरे गॉर्ज से बहती है, जहां यह तीव्र नदी तीव्र ढाल से गिरती है, वहां पर जो है धुआंधार जलप्रपात है। तो ये यहाँ से याद रखना है आपको कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है, तो धुआंधार वाटरफॉल नर्मदा नदी पे है। कहां पर है, तो एग्जैक्ट लोकेशन में बताऊं तो जबलपुर में भी आपका भेड़ा घाट पे है, भेड़ा घाट। ठीक है, जबलपुर में भेड़ा घाट है, वहां पर आपका धुआंधार जलप्रपात है। अब दूसरी रिवर है आपकी तापी या ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर भी एमपी के एक जिले से ही निकलती है। एमपी का एक साउथ एमपी में जिला है जिसका नाम है बैतूल। ठीक है, बैतूल के पास मुल्ताई जगह है, वहां से आपकी ताप्ती रिवर का ओरिजिन होता है। सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, इसकी लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है और इसका कैचमेंट एरिया 65,145 स्क्वायर किलोमीटर है। एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर ताप्ती नदी जाती है और फिर उसके बाद अरब सागर में गिर जाती है। दैट मीन्स ये भी ईश्वरी का ही निर्माण करती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, गोदावरी रिवर की। गोदावरी पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी रिवर है। देखिए नर्मदा 13-12 किलोमीटर थी, लेकिन उसको हमने किस वे में लंबी रिवर पढ़ा, ऐसी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी रिवर जो अरब सागर में गिरती है तो आ जाएगा। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आज भी बाकी हर मामले में कौन सी है, गोदावरी है। देखिए 1465 किलोमीटर है। ये नदी महाराष्ट्र नासिक के त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर जगह है, जहां पर हमारा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग नासिक में है, वहां से निकलती है आपकी गोदावरी और दक्षिण भारत को पार करते हुए दक्षिण पूर्व की बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये भी डेल्टा बनाती है। प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। देखिए सबसे बड़ा अपवाह तंत्र यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो किसका है, गंगा का है। इंडिया की बात करें तो गंगा का है, लेकिन अगर साउथ इंडिया की बात करें तो किसका है, साउथ इंडिया की बात करेगा तो आपका गोदावरी का है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना, देखिए मैक्सिमम पार्ट इस नदी का 50% पार्ट महाराष्ट्र में है। उसके बाद कहाँ कहाँ से जाती है, तेलंगाना, आंध्रा, ठीक है, मध्य प्रदेश हमने पढ़ा है, मध्य प्रदेश से भी जाती है, उड़ीसा मैंने बताया था, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और पुडुचेरी यानी यनम, पुडुचेरी में भी यनम से। ठीक है, यहाँ से पूरा गोदावरी यहाँ से फ्लो होती है। गोदावरी में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं आके मिलती हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगी, पूर्णा मिलती है, प्राणहिता मिलती है, ठीक है, मंजीरा मिलती है, इंद्रावती मिलती है, वेनगंगा मिलती है। याद रखिएगा, पूर्णा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती, वेनगंगा, ये सब किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। गोदावरी का बहुत बड़ा साइज है और इसका बहुत बड़ा एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए से हम दक्षिण गंगा कहते हैं या वृद्ध गंगा। दो चीजों मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अभी एक चीज और आएगी जहां पे वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगी आपको, दक्षिण की गंगा, गंगा ऑफ साउथ, ठीक है, वो आपकी दूसरी रिवर है, वो मैं भी आपको बताऊंगी। ठीक, कृष्णा नदी की बात करेंगे अब हम। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के वेस्ट घाट महाबलेश्वर से निकलती है। महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न घाट है हमारे स्टार्ट होते हैं, उसके महाबलेश्वर से निकलती है। 1400 किलोमीटर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो 1400 है, तो इसका मतलब गोदावरी के बाद सबसे लंबी जो रिवर है साउथ इंडिया की वो कृष्णा है। ठीक है, यहाँ से ये भी पता चलता है 1400 किलोमीटर, वो 1465 है, ये 1400 है। तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, ये सब किसकी, कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरीज है, सहायक है। ठीक, मूसी और भीमा इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। मूसी देखिए जो हैदराबाद है वो मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। खैर यहाँ पर इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए इन्होंने सेपरेट एक पूरा टॉपिक दे रखा है
कि कौन से डिस्ट्रिक्ट या कौन सा स्टेट जो है वो किस नदी के तट पर है। इसकी द्रोणी यानी कि जो बेसिन है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश प्रदेश में फैली हुई है। कृष्णा जल विवाद चल रहा है, कृष्णा थोड़ा उसका डिस्प्यूट चल रहा है उसके वाटर पे। तो किसके बीच में? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में 1957 से चला आ रहा था। इसके लिए कई सारी समितियां बनाई गई इसको सुलझाने के लिए, जिसमें आर एस बछावत और ब्रजेश कुमार जी की अध्यक्षता में दो समिति बन चुकी है अभी तक। लेकिन अब जो ये मुद्दा है, क्योंकि अब महाराष्ट्र से जो है अलग हो गया है, तो अभी ये मुद्दा जो है करंट में केवल आंध्र प्रदेश, अब तेलंगाना, इनके बीच में चल रहा है। ठीक है, क्योंकि पहले तेलंगाना अलग नहीं था, तो अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में। अब अगर आ जाए कि कृष्णा का जो वाटर डिस्प्यूट चल रहा है, कृष्णा रिवर का, वो किन दो स्टेट्स के बीच में चल रहा है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में चल रहा है। ठीक है, महानदी की बात करेंगे। ये मध्य पूर्व भारत की नदी है, सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया की नदी है, जो छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी धमतरी जिले से निकलकर पूर्व की ओर बहती है और 851 किलोमीटर लंबाई है इसकी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रवाहित होती है। उड़ीसा में ही महानदी है। महानदी पर कौन सा डैम बना है? हीराकुंड डैम बना है। ठीक है, हीराकुंड डैम बड़ा बांध है। करती हुई पारादीप उड़ीसा में है, के पास बंगाल की खाड़ी से डेल्टा का निर्माण करती है। कावेरी रिवर की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। कावेरी रिवर कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 81,155 किलोमीटर का इसका कैचमेंट एरिया है। ये तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के पास मिल जाती है। और कावेरी का जो क्षेत्र है वो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु है। और थोड़ा बहुत हमारे यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी में भी फैली हुई है। पहाड़ी से नीचे उतरने के बाद कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, वहां पर ये कुछ आइलैंड बनाती है, उन आइलैंड के नाम याद कर लीजिएगा। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम। शिव समुद्र में एक बहुत बड़ा वाटरफॉल भी है जो कि कावेरी रिवर पे ही है, और कावेरी रिवर पर है और कर्नाटक में है। ठीक है, कावेरी की प्रमुख सहायक नदियां देख लीजिएगा, अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। राइट। भारत में आयतन की दृष्टि से देखिए, वॉल्यूम की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है, शिव समुद्रम। सबसे बड़ा वॉल्यूम की पॉइंट ऑफ व्यू से कर्नाटक में है। दूसरा जलप्रपात उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलुरु, कर्नाटक, कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। अगर हम बात करें ऊंचाई के रेफरेंस में, तो एक जलप्रपात है आपका मेघालय में, वो ऊंचाई में सबसे ज्यादा है, आई थिंक 340 फीट लगभग ऊंचा है। और ईश्वरी की बात करें, नहीं, और एक आपका वित्त के मामले में भी है। चलिए, वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, खैर। तो ईश्वरी के बारे में बता दिया है मैंने आपको। सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ईस्चुरी जो है वो सेंट लॉरेंस नदी की ईस्चुरी है। ये याद रखिएगा कि सेंट लॉरेंस रिवर की ईस्चुरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी ईस्चुरी है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि नदी नदी का उद्गम कहाँ हुआ है, उसकी लंबाई कितनी है। नर्मदा, अमरकंटक, तापी, मुलतई, बैतूल जिला, गोदावरी, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णा, महाबलेश्वर, कावेरी, ब्रह्मगिरी, कर्नाटक, महानदी, सिहावा पहाड़ी, धम तरीके से ये जो है नदी। और देखिए इसकी सहायक नदियां भी चार्ट में दी है। गोदावरी की क्या है? पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा, इंद्रावती। कृष्णा की तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, दुग्धगंगा, मूसी, भीमा। कावेरी की अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। महानदी की शिवनाथ, हसदेव, ईब और तेल। तेल देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ से आपने देखा, इस तरीके से ये उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और थोड़ा सा लंबाई के बारे में आपने देख लिया। देखिए थोड़ा सा लेंदी हो जाता है वीडियो, आई नो, बट अगर आप थोड़ा सा नोट्स को इस तरीके से एक बार रीड कर लेंगे तो आपके जो क्वेश्चन सॉल्व करने में कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाएगा। चलिए अब बिना किसी देरी के हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। अगेन बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, उसकी एडिटिंग करने में, फिर उसको अपलोड करने में। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ होते हैं, तो हमारे चैनल सफलतागंज को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर भी करें। पहला क्वेश्चन है हमारा असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, यानी कि जो वेस्टर्न घाट की नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं बनाती है। हमने देखा है कि वेस्ट घाट की नदियां इधर जाती हैं वेस्ट में, और वो अरब सागर है वेस्ट में, वहां ईस्चुरी बनाती हैं वो अरब सागर से मिलकर। रीजन दिया है कि वो छोटे मार्ग से
तीव्र गति से कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, डेल्टा का निर्माण इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि छोटे मार्ग से बहुत तेज गति से कठोर चट्टानों से प्रवाहित होती हैं, जबकि जो बे ऑफ बंगाल में जाती हैं वो सीधे जाकर घाटी में ऊंचाई से गिरती हैं, तो वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये रीजन भी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, रीजन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर दोनों ही असर्शन रीजन करेक्ट है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है आपके असर्शन को। तो यहाँ पर दोनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। 2 भी आपका असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है, असर्शन कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। बिल्कुल, जितनी भी इंपॉर्टेंट नदियां हैं वो सब आपकी गिरती हैं कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। चाहे आप महानदी ले लें, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सब आपकी बे ऑफ बंगाल में आती है। लेकिन जो नर्मदा, तापी, माही, ये सब कहाँ जाती है, अरब सागर में जाती हैं। रीजन क्या दिया है कि नर्मदा और तापी नदियां विभ्रंश घाटी से होकर जाती है, यानी रिफ्ट वैली से होकर जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, असर्शन सही, रीजन सही। रिफ्ट वैली की वजह से ये वेस्ट की तरफ इनकी ढलान है, और ये रिफ्ट वैली से होते हुए कहाँ जाती है, वेस्ट की तरफ जाती है और अरब सागर में गिरती है और ईस्टरी का निर्माण करती है, ना कि डेल्टा का निर्माण करती है। दोनों बातें एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों है? अगेन सेम क्वेश्चन। ये एक विभ्रंश घाटी में विस्तृत है, बिल्कुल, रिफ्ट वैली में बहती है इसलिए। दूसरा, ये विंध्या और सतपुड़ा के बीच में बहती है, बात ये भी सही है, स्टेटमेंट ये भी सही है। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि भूमि का जो ढलान है वो मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। तो 1 और 2 तो बिल्कुल करेक्ट होगा, लेकिन क्योंकि रिफ्ट वैली की वजह से जाती है ना, कि ढलान की बात यहाँ पर हो रही है कि मध्य भारत से पश्चिम की तरफ अगर होता तो उसी मध्य भारत से आगे छत्तीसगढ़ से महानदी तो पूर्व की तरफ जा रही है। रिफ्ट वैली की वजह से जो है, ढलान नहीं है, वैली बन गई है, इस वजह से वो उधर से जाती है। तो 1 और 2 होगा। 3 का यहाँ पर कुछ सिग्निफिकेंस बन नहीं रहा है, लेकिन 1 और 2 कहीं ऑप्शन में साथ में नहीं है, तो देखेंगे। स्टार मार्क है ये क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार देखिए, मध्य भारत में भूमि का ढलान पूर्व की ओर है, इसीलिए महानदी इधर जाती है। रिफ्ट वैली की वजह से वो वेस्ट की तरफ जाती है। ठीक है, ढलान मध्य भारत का, सेंट्रल इंडिया का पूर्व की ओर ही है। राइट, तो 1 और 2 सही है, जो कि किसी विकल्प में नहीं दिए गए, इसलिए कोई भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है? तो अभी मैंने आपको बताया कि सतपुड़ा और विंध्या के बीच में से कहा जाती है, कहा निकलती है, क्या बहती है, नर्मदा नदी निकलती तो आपकी अमरकंटक हिल से है। नेक्स्ट है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? देखो, एक तो कह रहा है कि पश्चिम वाहिनी यानी वेस्ट की तरफ जाती है, और दूसरा क्या, कि 2 पर्वत श्रेणियों को। देखिए, नर्मदा, साबरमती, माही, शरावती सब जो है आपकी वेस्ट की तरफ जाती है, लेकिन 2 पर्वत के बीच से जो जाती है वो नर्मदा है, विंध्या और सतपुड़ा के बीच से जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। गलत बात, नर्मदा अपने मुहाने पर ईस्टरी का निर्माण करती है। ठीक है, वो एक भ्रंश घाटी में बहती है, ये बात बिल्कुल सही है, रिफ्ट वैली में बहती है। तो इस तरीके से ए आपका गलत हो जाएगा, लेकिन आर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। एक बार आपने नोट्स पढ़ लिए, अब देखिए फटाफट से क्वेश्चन आपका होते चले जाएंगे। नेक्स्ट है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो हमने पढ़ा है कि नर्मदा, ताप्ती और माही। तो यहाँ पर ऑप्शन में नर्मदा है, हमारे पास यहाँ ऑप्शन में है, तो हम नर्मदा को ही टिक करेंगे। नेक्स्ट है, नर्मदा घाटी उदाहरण है किसका? तो नर्मदा घाटी जो है वो एक जो है भ्रंश घाटी का उदाहरण है। ठीक है, भ्रंश घाटी का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नांकित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? देखिए, जो वेस्ट की तरफ जाएगी वही डेल्टा नहीं बनाएगी। महानदी, गोदावरी, कावेरी सब आपकी ईस्ट में जाती हैं, सब डेल्टा बनाती हैं, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है, लेकिन नर्मदा आपकी वेस्ट में जाती है, ईस्टरी का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी नदी के लिए उपयुक्त है? विशेष लक्षण, तो देखिए, ज्वालामुखी मूल से बनी, यानी कि वोल्केनिक ओरिजिन है इसकी, कि वायु मूल है, या ग्लेशियर यानी हिमानी मूल है, या संरचनात्मक। तो देखिए, जो आपकी नर्मदा रिवर है ना, वो वोल्केनिक उससे निकली आई है आपकी,
वोल्केनिक ओरिजिन है, ना उसका विंड ओरिजिन है, ना ग्लेशियल ओरिजिन है, इसका स्ट्रक्चरल ओरिजिन है, संरचनात्मक रूप से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका इस तरीके से 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो मैंने आपको कई बार बताया कि जो वेस्ट में जाएगी तो नर्मदा, ताप्ती और आपकी साबरमती, माही। तो ये देखिए नर्मदा भी है, ताप्ती भी है, तो यहाँ पर आंसर देखिए स्टार मार्क है, क्योंकि दोनों नदियां डेल्टा नहीं बनाती, ईस्चुरी बनाती हैं, तो सी और डी दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, अधोलिखित में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? विभ्रंश घाटी, तो हमने नर्मदा, ताप्ती दोनों पढ़ा, ठीक है, और माही। तो ताप्ती, हाँ नर्मदा तो ऑप्शन में है नहीं, ताप्ती है, तो ताप्ती आपकी जो है इसमें से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो नर्मदा ऑप्शन में नहीं, लेकिन तापी है, तापी, ताप्ती। एक और चीज याद रखिएगा, इसको सूर्यपुत्री भी बोलते थे एंशियंट इंडिया में, सूर्यपुत्री। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो आपकी ताप्ती रिवर नहीं गिरती, नर्मदा, ताप्ती, माही ये सब वेस्ट में जाती हैं, उल्टी और बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी, क्योंकि देखिए उल्टी क्यों कह रहे हैं आप, कहेंगे आप उल्टी क्यों कह रही हैं बार बार, उसका मन मतलब उसका ढल, उसका वो है, वो भ्रंश घाटी की वजह से तो जा रही है, आप उल्टा क्यों बोल रही हैं? देखिए अभी आपको बताया गया ये आपका इंडिया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये सेंट्रल इंडिया है, सेंट्रल इंडिया से जो ढलान है वो ईस्ट की तरफ है, लेकिन फिर भी ये नदियां जो है वेस्ट की तरफ जा रही हैं, ठीक है, क्योंकि भ्रंश घाटी की वजह से। जबकि जो आपका सेंट्रल इंडिया का ढलान है वो ईस्ट की तरफ है, पूर्व की तरफ है, राइट। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि ढलान पूर्व की तरफ है, जो चीज अपने नेचर, नेचर क्या कहती है, जिधर ढलान है उधर ही पानी जाएगा ना, लेकिन ढलान के अपोजिट जा रहा है, तो ये एक तरीके से उल्टा काम हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? देखिए जनपद जिला पूछ रहा है, नर्मदा बेसिन का भाग है, तो देखिए छत्तीसगढ़ में रायपुर आता है, बस्तर आता है, कोरबा आता है, छत्तीसगढ़ में भी ये जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी राजनांदगांव, राजनांदगांव जो है वो नर्मदा बेसिन का पार्ट है। ठीक, बस्तर, रायपुर, कोरबा सब छत्तीसगढ़ में, राजनांदगांव भी छत्तीसगढ़ में, लेकिन इन जनपद में से जो छत्तीसगढ़ का वो जिला जो नर्मदा बेसिन का भाग है वो राजनांदगांव है। इतना डीप यूपी में नहीं आएगा, देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है, तो छत्तीसगढ़ में ये पूछा गया है, यूपी में इस तरीके का मुश्किल है कि पूछा जाए, बाकी पूछने को कहीं से भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है सोन, नर्मदा, महानदी, ये कहाँ से निकलते हैं? देखिए सोन आपके अमरकंटक से निकलता है, नर्मदा भी अमरकंटक से निकलती है, लेकिन महानदी पे थोड़ा डिस्प्यूट है, कुछ लोग कहते हैं छत्तीसगढ़ से निकलती है, कुछ लोग कहते हैं कि जो है अमरकंटक से निकलती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप एमपी का मैप बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ कहीं पर आपका शहडोल आता है, शहडोल अनूपपुर काट के बनाया गया था उसे, तो शहडोल में ही यहाँ पे अमरकंटक हिल है। तो अब कुछ लोग कह देते हैं कि ये शहडोल का थोड़ा पार्ट जो है, जब क्योंकि छत्तीसगढ़ एमपी से अलग होकर बना है, तो जब छत्तीसगढ़ यहाँ से इस तरीके से कट के अलग गया, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं छत्तीसगढ़ से ओरिजिन है, ठीक है, आपका महानदी का। नर्मदा सोन में तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, महानदी पे थोड़ा सा डिस्प्यूट चलता रहता है। ठीक है, ये देखिए अनूपपुर, अनूपपुर से, सॉरी मैंने शहडोल बताया, अनूपपुर से एक्चुअली काट के ही बना है उसको। तो जबकि महानदी का उद्गम सिहावा पहाड़ी धमतरी से होता है, ठीक है, कहीं कहीं पर वो अमरकंटक से कहते हैं, डिस्प्यूटेड है, लेकिन फिलहाल सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ धमतरी से हम मानते हैं। यहाँ पर क्या है देखिए, इसीलिए स्टार मार्क है, क्योंकि दो नदी तो अमरकंटक से है, तो और ऑप्शन में नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर आप यहाँ देख लीजिएगा। नेक्स्ट है अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? नर्मदा का होता है, सोन का भी होता है, तो नर्मदा यहाँ ऑप्शन में है, तो नर्मदा टिक करेंगे। सोन रिवर पर याद रखिएगा बहुत बड़ी परियोजना है, एमपी, यूपी, बिहार की तीनों, तीन स्टेट की मिला के परियोजना है, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना किसके नाम पे? तो एंशियंट पोएट थे बाणभट्ट, उनके नाम पर रखा गया था। ठीक है, कादम्बरी लिखी थी इन्होंने। नेक्स्ट है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो आपका अमरकंटक हिल अनूपपुर से होता है, अनूपपुर जिला है आपका एमपी का एक। नेक्स्ट है आपका ईस्टर्न एमपी का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है?
तो ये भी आपका अमरकंटक शहडोल। देखिए, नर्मदा अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है और वो ये शहडोल में बता है, शहडोल अमरकंटक, ठीक है। तो थोड़ा पार्ट अमरकंटक हिल का थोड़ा पार्ट शहडोल में है। तो इस तरीके से जब आप एमपी का मैप बनाएंगे तो इस वाले रीजन में ये है अनूपपुर और आपका जो है शहडोल, सीधी सिंगरौली, उमरिया, ये शहडोल और ये अनूपपुर। ये उमरिया है, ये शहडोल है, ये यूएसए, ठीक है। उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, शहडोल अनूपपुर आपस में जुड़े हुए, काट के अलग किया गया था। तो थोड़ा पार्ट उसका अमरकंटक हिल का शहडोल में भी आता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिए, अब देखिए सोन नदी, हाँ सोन पर, अच्छा मैंने शायद आपको ऊपर बताया कि महानदी के ओरिजिन पे, देखिए महानदी के ओरिजिन पे नहीं चल रहा था। महानदी आपका धमतरी, सिहावा पहाड़ी, छत्तीसगढ़ से ही निकलती है। सोन और सोन नदी के उद्गम को लेकर दो राज्यों में डिबेट चल रही है। सॉरी माय बैड, थोड़ा कंफ्यूज हो गई मैं। तो छत्तीसगढ़ और एमपी अपने अपने दावे कर रहे हैं कि सोन नदी का ओरिजिन वहां से हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल सोन नदी को हम मानते हैं कि वो प्रॉपर अमरकंटक हिल से ही निकली है। छत्तीसगढ़ वाले अपना कुछ अलग मानते हैं। वो कहते हैं अनूपपुर वाले सोनमुड़ा का प्रवाह अनामला, अमा अमाडोबा नाला, माटी नाला से होकर अरपा नदी में मिल जाता है। अरपा शिवनाथ होकर महानदी में मिल जाती है। इतना आपको याद रखने की देखिए कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ एमपी को ही काट के बना है, तो कई सारी चीजें जो है डिस्प्यूटेड हो जाती हैं, ठीक है। फिलहाल जो है अ, ये जो है थोड़ा सा भ्रम की स्थिति में है, तो इसलिए दोनों जगह पर उद्गम कुंड को दर्शाया जा रहा है सोन नदी का, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है प्रतियोगी छात्र क्या करें, ये आपके मतलब की बात है। देखिए यदि सोम उद्गम स्थल के रूप में विकल्पों में मैकाल पर्वत श्रेणी या अमरकंटक पहाड़ी होता तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि दोनों ही स्थल मैकल पर्वत श्रेणी अमरकंटक पहाड़ी पर स्थित हैं, ठीक है। यदि विकल्प में केवल अनूपपुर या केवल सोन बच्छरवार रहता है तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि दोनों स्थलों का उद्गम स्थल समान रूप में स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। सोन अगर अनूपपुर आ रहा है, अमरकंटक अनूपपुर आ रहा है या सोन बच्छरवार आ रहा है, तो दोनों ही ऑप्शन आप करेक्ट मानेंगे। अब देखिए, अब थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि किस स्टेट में आया है क्वेश्चन। अगर एमपी का प्रश्न है तो अनूपपुर को सही मानेंगे, और छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है तो छत्तीसगढ़ के स्थल को सही मानेंगे। तो और लेकिन जो क्वेश्चन है वो उत्तर प्रदेश में पूछा गया है, बड़ी समस्या है भाई। तो वास्तविक उद्गम स्थल कहा गया है अनूपपुर को, अमरकंटक को, ठीक है। खैर, ये समस्या है। तो स्टेट में, जिस स्टेट में क्वेश्चन आया उस हिसाब से आप थोड़ा काम करिएगा। चलिए खैर, नेक्स्ट है आपका पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है। नर्मदा है, ताप्ती है, राप्ती नहीं है, राप्ती बिल्कुल नहीं है, नर्मदा ताप्ती पहली और दूसरी है। राप्ती गंगा में आके मिलती है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पे है, ठीक है। राप्ती घाघरा की सहायक नदी है और घाघरा आके गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी नदी वेस्ट की ओर बहती है। वेस्ट की ओर आपकी नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती ये सब जाती हैं। नेक्स्ट है भारत की निम्नलिखित नदियों में पश्चिम घाट से नहीं निकलती है, वेस्ट घाट से, वेस्टर्न घाट से कौन सी नदी नहीं निकलती है हमें बताना है। तो आपकी जो वेस्टर्न घाट से नहीं निकलने वाली रिवर है वो आपकी बेसिकली देखिए, वेस्टर्न घाट आपका महाराष्ट्र से स्टार्ट होगा। ये गोदावरी, कावेरी, कम्मम ये सब साउथ इंडिया की है, सब वेस्टर्न घाट से निकलती है। तापी, या तापी जो है बैतूल एमपी से निकलती है, तो ये वेस्टर्न घाट का पार्ट नहीं है। वेस्टर्न घाट से ये नहीं निकलती है, पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है। तो आपकी ताप्ती है, नर्मदा है, साबरमती है, माही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी तीन बार दो धाराओं में विभक्त हो जाती है, कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। तो ये हमने पढ़ा था कि ये जो सारे द्वीप हैं ये कौन बनाता है, ये सारे द्वीप कौन बनाता है बताइए। सारे द्वीप ये आपकी बनाती हैं कौन, कावेरी रिवर, ठीक है। कावेरी, कृष्णा नहीं, कावेरी रिवर। चलिए, तीन बार दो पार्ट में बढ़ती है तो तीन द्वीप बनते हैं। नेक्स्ट है आपका कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से है। तो कर्नाटक के कोडागु जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी रिवर, ठीक है। कावेरी रिवर कौन से राज्यों से होकर गुजरती है हमें बताना है। तो देखिए जो आपकी कावेरी रिवर है वो बेसिकली
कर्नाटक से तो निकलती ही है, ब्रह्मगिरी हिल से। कर्नाटक के बाद केरल और फिर तमिलनाडु में जाती है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, आंध्रा वगैरह ये कहीं नहीं जाती, 3 स्टेट से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, निम्न नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा, देखिए मैंने कहा था ये क्वेश्चन अभी आएगा आपके पास। देखिए एक है दक्षिण गंगा, वो हमने किसको कहा, दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा हमने कहा किसको, हमने कहा गोदावरी को। दक्षिण की गंगा किसको कह रहे हैं आप, तो दक्षिण की गंगा जो है वो किसको कहा जाएगा, वो जो है आपका हम कहेंगे आपकी कावेरी को हम क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं। दक्षिण गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा कावेरी। देखिए एनसीईआरटी के अनुसार गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य में है, तो पहले तो ये था 2 राज्यों के मध्य, आपका था आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, और आपका एक और था आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। लेकिन अभी फिलहाल जो है ये 2 राज्यों के बीच में है, वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में है। तो ये क्वेश्चन में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में है, ठीक है। करंट में, करंट का याद रखिए, पिछला पुराना याद रखने की जरूरत नहीं है ये सब चीजें। नेक्स्ट हमें देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नदियों की लंबाई, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती का सही बताइए। देखिए गोदावरी आपकी 1465, नर्मदा 1312, ताप्ती आई थिंक 700, ताप्ती आपकी यस, ताप्ती जो है वो ताप्ती 724, यस 724 ही पढ़ा था, 724 किलोमीटर, इसलिए मैंने कहा था। तो कुछ नदियों की जो लंबाई है वो याद करना जरूरी, और महानदी आपकी है 851। तो इस तरीके से आप लगा लेंगे छोटे से बड़ा, ठीक है। यहाँ पर इसका ऑप्शन जानना जरूरी नहीं है, इनकी लंबाई याद करना जरूरी है। तीसरी नदी बदल देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। गंगा, यमुना, नर्मदा, साउथ की इंडिया की जो इंपॉर्टेंट रिवर है जैसे आपकी नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, और ये सब चीजें ये आप थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। इनकी लंबाई थोड़ी सी याद रखिएगा। अगेन देखिए फिर से नदी का क्वेश्चन है, उसको हमें लगाना है। तो यहाँ से हमने नदी का अभी 851 हमने पढ़ा था, महानदी का, गोदावरी हमें पता है 1465, ठीक है, नर्मदा 1312, लेकिन कृष्णा 1400 किलोमीटर है, ठीक है, 1400 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप लगा देंगे, अगर आपको याद होगा तो आप लगा पाएंगे, नहीं याद होगा तो आप नहीं लगा पाएंगे, राइट। तो थोड़ा याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का काम किया गया है। देखिए 2016 का क्वेश्चन है, और 16 में ये हुआ था, ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, तो आपके लिए उतना काम का नहीं है, लेकिन फिर भी गोदावरी और कृष्णा को जोड़ा गया है, लिंक प्रोजेक्ट कोई चला है, ये दिमाग में रहेगा, तो कभी कोई और क्वेश्चन घूम के आ जाएगा तो आप बता पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम बताइए। मतलब पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स हैं, ईस्ट की तरफ यानी बे ऑफ बंगाल में ही गिर रही हैं, उनका जो है नॉर्थ से साउथ इस तरीके से क्रम बताइए। चलिए तो देखिए सुवर्ण रेखा जो है वो झारखंड, ठीक है, झारखंड में होती है। झारखंड तो स्टेट अगर आप देख ले थोड़ा, झारखंड, महानदी आपकी थोड़ा उड़ीसा, गोदावरी आपकी नासिक महाराष्ट्र एमएच, कृष्णा आपकी साउथ इंडिया पेन्नार, कावेरी वेगई ऑफ, बहुत सारी रिवर है। थोड़ा स्टार्टिंग से देखिए, कृष्णा भी साउथ और साउथ में है, पेन्नार कावेरी वेगई सब साउथ में है, इनको अलग रखिए फिलहाल। आगे से पहले 3 को अरेंज कर लें। सुवर्ण रेखा झारखंड में है, ठीक है, सुवर्ण रेखा आपकी झारखंड में है। उसके बाद क्या आएगी, झारखंड के बाद देखिए उड़ीसा आएगा। उड़ीसा के तो जब आप मैप देखेंगे नॉर्थ टू साउथ लगाना है, तो उड़ीसा थोड़ा सा एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र नॉर्थ में है, ठीक है। तो झारखंड सुवर्ण रेखा महानदी गोदावरी, तो उस हिसाब से ये 3 तो सही है। देखिए यहाँ पर ये तो गलत लिखा है, सुवर्ण रेखा के बाद आपका महानदी के बाद गोदावरी आएगा, कृष्णा तो और साउथ में है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। महानदी के बाद सुवर्ण रेखा, ऐसा नहीं होगा, सुवर्ण रेखा पहले आएगा। झारखंड थोड़ा नॉर्थ है, एज सुवर्ण रेखा थोड़ा नॉर्थ में है एज कंपेयर टू उड़ीसा। सुवर्ण रेखा जहां से निकलती है उस वो थोड़ा नॉर्थ में है महानदी की तुलना में।
अगेन ये भी इस तरीके से नहीं बनेगा, तो यहाँ से आगे का आप नहीं भी अरेंज करेंगे, अगर इतना अरेंज कर पा रहे हैं तो आप ए ऑप्शन टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बाकी सीक्वेंस इस तरीके से याद नहीं कर पाएंगे आप, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तभी आप ये इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? देखिए, दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो बेसिकली डेंड्राइट डेंड्राइट बोलते हैं इसको, जो है डेंड्राइटिक डेंड्राइटिक पैटर्न को फॉलो करती है। डेंड्राइटिक बेसिक डेंड्रॉन का मतलब होता है वृक्ष, जैसे पेड़ होता है, पेड़ पे फिर कई सारी ऐसे टहनियां होती हैं, तो इस तरीके से कई सारे शाखाएं होती हैं, डेंड्राइटिक पैटर्न को फॉलो करती हैं साउथ इंडिया की जो रिवर है। ठीक है, वृक्ष नुमा आकृति रखती हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, हमें बताना है। देखिए, पहला कह रहा है महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से हुआ है। यस, देखिए छत्तीसगढ़ से हुआ है आपका, धमतरी जिले से, शाघाई कौन सा वो पहाड़ी थी, ठीक है, उससे हुआ है छत्तीसगढ़ से। गोदावरी का महाराष्ट्र, बिल्कुल महाराष्ट्र, नासिक त्र्यंबकेश्वर से। कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश से होता है, नहीं, कर्नाटक से होता है। ताप्ती मध्य प्रदेश बैतूल से होता है, बिल्कुल सही। तो सही ये नहीं है, कावेरी कर्नाटक से होता है, ना कि आपका आंध्र से। नेक्स्ट है, जो नदी शेष अन्य से भिन्न है। देखिए स्टार मार्क है, देखिए नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, महानदी। तो देखिए नर्मदा, ताप्ती, ये दो तो आपकी वेस्ट में जाती है, नर्मदा, ताप्ती, महानदी। देखिए ये सारी साउथ इंडिया की रिवर हैं कह सकते हैं, और जो सिंधु रिवर है वो नॉर्थ इंडिया की रिवर, वो मतलब इधर साउथ इंडिया में नहीं है। एक लॉजिक ये हो सकता है, अ, नहीं, नहीं, यहाँ पर ये लॉजिक आप लगा सकते हैं, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया नहीं, एक लॉजिक आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि देखिए सिंधु नदी भी अरब सागर में गिरती है, नर्मदा भी अरब सागर में, ताप्ती भी अरब सागर में, महानदी बे ऑफ बंगाल में जाती है, तो ये डिफरेंट हो गई, ये करेक्ट हो सकता है। लेकिन एक लॉजिक यहाँ पर ये लगा सकते हैं कि नर्मदा, ताप्ती, महानदी सब इंडिया से निकलती हैं, ठीक है, और जो सिंधु नदी है वो तिब्बत से निकलती है, इंडिया के बाहर से। तो ये भी एक लॉजिक हो सकता है, तो भिन्न एक तरीके से रीजनिंग समथिंग हो गया ये। खैर यहाँ पर कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, मतलब इस तरीके से बी और डी दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे दोनों लॉजिक से, तो इसलिए कोई भी आंसर को सही नहीं माना गया है। नेक्स्ट है आपका 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ईस्चुरी नहीं बनाती है? तो देखिए, जो नदी आपकी बंगाल खाड़ी में गिरेगी वो नहीं बनाएगी, तो नर्मदा, ताप्ती सब बनाती है, मांडवी बनाती है, मांडवी गोवा, मांडवी रिवर के तट पे है, ठीक है, गोवा से है। महानदी जो है वो आपकी कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल। बाकी सारी नदियां कहाँ गिरती हैं? ये सब अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? देखिए ताप्ती बनाती है, नर्मदा बनाती है, और जो है साबरमती, माही, मांडवी हमने अभी देखा, मांडवी बनाती है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो उड़ीसा में कौन नदी बहती है भाई? महानदी बहती है, तो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाएगी। नेक्स्ट है, तेल नदी किसकी सहायक है? अभी हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, तेल और एक और थी, तेल रिवर जो है आपकी किसकी सहायक नदी है? जो तेल रिवर है वो बेसिकली आपकी नदी की सहायक नदी है। तेल पढ़ाया था, और हसदेव पढ़ाया था, हसदेव ना, हसदेव ऐसे करके कुछ थी रिवर, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि महानदी की सहायक नदी है तेल रिवर। ठीक है, हसदेव, ईब, मांड, शिवनाथ, जोंक, जोंक आया है अभी रिसेंट, तो ये महानदी का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारत की निम्नलिखित नदियों को के घाटों में किनमें जल का अभाव है? जल का अभाव, तो देखिए जो नदियां आपकी वेस्ट की तरफ जाएंगी उनमें उनके घाटों में जल का अभाव होगा। ठीक है, तो साबरमती है जैसे, ताप्ती भी वेस्ट में जाती है, कृष्णा कावेरी में नहीं अभाव होगा, उनके घाटों में जल का अभाव होगा। ठीक है, तो 1 और 2 हो जाएगा यहाँ से, ये लॉजिक लगेगा आपका। कृष्णा घाट, कावेरी घाट नहीं, कृष्णा कावेरी में रहेगा, उनके घाटों में जल रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और दूसरी जो है महत्वपूर्ण नदी में मिल जाती है, दूसरी महत्वपूर्ण नदी मिलती है, और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। तो देखिए, एक स्थान है आपका क्या? अमरकंटक। अमरकंटक से एक नदी निकलती है नर्मदा, जो कि क्या वेस्ट की तरफ चली जाती है, और अमरकंटक और आपकी जो है
नॉर्थ की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी प्रवाहित होने वाली दूसरी नदी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है अरब सागर के। और एक है सोन रिवर आपकी, जो आपकी किधर जाती है, ईस्ट की तरफ, महत्वपूर्ण नदी गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो ये अमरकंटक यहाँ पर होगा। ठीक, सोन रिवर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में पूर्व की ओर बहने वाली नदियां नहीं है। ऐसा नहीं है कि केरल में ईस्ट की तरफ बहने वाली नदियां ही नहीं है। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। ये भी गलत है भाई, पश्चिम की तरफ नर्मदा, ताप्ती, साबरमती सब जाती हैं। तो एक और दो दोनों ही आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न नदियों में किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया। ये सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया जो है आपका, जल ग्रहण क्षेत्र पूछ रहा है, सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया आपका किसका होगा। तो देखिए इन ऑप्शंस में से, ठीक है, इन ऑप्शंस में से जो सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया है, वो लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया, वो देखिए गोदावरी का है। ठीक है, गोदावरी का है। राइट। नेक्स्ट है, बहुत सारी जगह से जाती है और आपका काफी स्टेट से होकर जाती है, काफी लंबी साउथ इंडिया की रिवर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी यानी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। बेसिन, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से नदी घाटी यानी बेसिन पूछ रहा है। जब आपसे बेसिन पूछेगा ना, तो फिर आप लगाएंगे महानदी। ठीक, बेसिन, रिवर बेसिन, लार्जेस्ट रिवर बेसिन आपका महानदी का है, लेकिन लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया अगर साउथ इंडिया में होता तो वो जो है आपका गोदावरी का हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट है, भारत का दूसरा बड़ा बड़ा नदी बेसिन है। देखिए सबसे बड़ा जो नदी बेसिन है वो महानदी का हमने पढ़ा। दूसरा नदी बेसिन जो सबसे बड़ा है वो गोदावरी का है, इसका गोदावरी का। नेक्स्ट है, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो देखिए सबसे लंबी नदी जो है वो आपकी गोदावरी है, 1465 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी, अगेन गोदावरी। वैसे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार। निम्न में कौन सी गोदावरी की सहायक है, तो देखिए आपकी इंद्रावती है, प्राणहिता है, पेन्नार और वंशधारा नहीं है। तो 2 और 3 आपकी है, इंद्रावती और प्राणहिता है, वंशधारा और पेन्नार इसकी सहायक नदी नहीं है। ये देखिए सहायक नदी गोदावरी की प्राणहिता, वेनगंगा, मानेर, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, पूर्णा, प्रवरा, दूधना। ठीक, वंशधारा और आपकी पेन्नार रिवर गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है, किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि यानी रेवाइंस के लिए फेमस है। रेवाइंस हम पता है किसको कहते हैं, रेवाइंस हम भी, सॉरी मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा। रेवाइंस को हिंदी में कहते हैं बीहड़, और बीहड़ सबसे ज्यादा बनते हैं चंबल में। चंबल रिवर बनाती है सबसे ज्यादा बीहड़ एमपी में। ठीक है, चंबल। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणी, नागवली, सुवर्णरेखा, वंशधारा। इनमें से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं, ईस्टर्न घाट से। तो देखिए पूर्वी घाट से जो निकलने वाली नदी है उनके बारे में हमें बताना है। तो पूर्वी घाट से आपकी कौन कौन सी नदियां निकलेंगी, देखिए नागावली निकलेगी और वंशधारा निकलेगी। नागावली और वंशधारा निकलेगी, 2 और 4। ब्राह्मणी और सुवर्ण रेखा नहीं निकलेंगी। पूर्वी घाट से कह रहा है, सुवर्ण रेखा झारखंड से निकलती है, ब्राह्मणी का मुझे कुछ आइडिया नहीं है। 3 तो नहीं होगा, तो 3 ये और ये कट गया, और नागावली और वंशधारा है। ठीक, तो नागावली और वंशधारा ये रिवर, देखिए ब्राह्मणी और सुवर्ण रेखा दोनों ही रांची के पठार यानी झारखंड से इनका ओरिजिन होता है। नागवली और वंशधारा पूर्वी घाट से निकलते हैं, तो ब्राह्मणी आप जान गए कहां से निकलती है। नेक्स्ट है, मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, बताना है हमको। मलगेर रिवर, ठीक है, मलगेर रिवर बेसिकली कहाँ से निकलती है। मलगेर रिवर याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है।
ये बैलाडीला की पहाड़ी से निकलती है। अब देखिए बैलाडीला के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। बैल के कुबड़ के आकृति की ये पहाड़ी है जो कि छत्तीसगढ़ में है, बैलाडीला की पहाड़ी। तो ऐसे भी आया था क्वेश्चन आपका शायद। जो यूपीपी का पेपर कैंसिल हो गया था पुलिस वाला, उसमें क्वेश्चन आया था कि बैल के कुबड़ की आकृति की पहाड़ी बैलाडीला किस स्टेट में है इंडिया के, तो वो छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है, तो मलगेर नदी बैलाडीला की पहाड़ी से ही निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। ये देखिए, नदी है और एक तरफ उसका उद्गम स्थल है। इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम सीधे इससे पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए मांड मैनपाट से, बनास, देखिए चंबल बनास सीप ये देवगढ़ पहाड़ी से, जोंक सोनबेरा पठार, केलो लुडेंग की पहाड़ी। तो देखिए इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं, काफी टफ नदियां और काफी टफ। जोंक आपको पता है महानदी की सहायक नदी है। बनास ये चंबल की सहायक नदी है, बनास सीप। और मांड मैनपाट से निकलती है बनास देवगढ़ पहाड़ी, जोंक सोनबेरा पठार और केलो लुडेंग। तो इस तरीके से क्वेश्चन देख लीजिए, अगर कभी आज आज आपके उसमें आ जाए तो गलत ना हो। नेक्स्ट, तवा किसकी सहायक नदी है। तवा जो है वो आपकी नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तवा। नेक्स्ट है, मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है। तो मांड और महानदी जहां मिलती है वहां चंद्रहासिनी देवी का जो है धार्मिक स्थल है, चंद्रहासिनी देवी। नेक्स्ट है, एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना स्कीम में महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार के किस उप विभाग में रखा जाता है। एसपी चटर्जी ने आपका इंडिया के फिजिकल एक डिवीजन का एक स्कीम दिया था, उसमें 8 डिवीजन दिए थे। उस 8 डिवीजन में से किस पार्ट में आपकी महानदी बेसिन को रखा जाएगा। नॉर्थ दक्कन, साउथ दक्कन, पूर्वी पठार, पूर्वी घाट। तो देखिए नॉर्थ दक्कन में रखा है महानदी, उड़ीसा पूर्वी दक्कन में आ जाता है। दक्कन साउथ का पार्ट है, साउथ में भी जो उसका नॉर्थ है तो नॉर्थ दक्कन। ठीक है, ये देखिए अभी आप देखेंगे यहाँ नॉर्थ दक्कन। चलिए यहाँ एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दिया हुआ है। 8 पार्ट थे तो मैं आपको बता देती हूँ वो 8 कौन कौन से थे। एक नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड था, एक साउथ सेंट्रल, देखिए एक था नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, एक था साउथ सेंट्रल हाईलैंड, एक था क्या आपका ईस्टर्न प्लेट्यू, एक था आपका मेघालय प्लेट्यू। इन केस अगर आ जाता है कि कितने दिए थे तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए ना कि 8 दिए थे। मेघालय हो गया, एक था नॉर्थ डेक्कन जो हमने पढ़ा जिसमें महानदी आती है, एक साउथ डेक्कन। ठीक है, एक लास्ट आपका बचता है, दो बचते हैं, ईस्टर्न घाट, एक बचता है वेस्टर्न घाट। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8, ये 8 डिवीजन एसपी चटर्जी जी ने दिए थे। पेनिनसुलर रीजन को 8 पार्ट में डिवाइड किया था उन्होंने। जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है उसको 8 भागों में एसपी चटर्जी जी ने डिवाइड किया था। तो ये 8 पार्ट वही हैं, आपके एक्सप्लेनेशन में नहीं था तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता देती हूँ। मुझे इंग्लिश में आता है तो मैं इंग्लिश में ही बता पाई। आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं या इतना भी टफ नहीं है कि आप ना समझ पाए इसको। तो देखिए ये था हमारा ब्रह्मपुत्र और साउथ रिवर का पार्ट। अब जो हम करेंगे उसमें अन्य नदियां करेंगे और आपका जो नदियों के किनारे बसे हुए शहर हैं, थोड़ा छोटा सा टॉपिक है वो, और एक वाटरफॉल्स और लेक्स का, झीलों का और जलप्रपात का भी एक पार्ट है। इन तीनों पार्ट को हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम बाकी के 3 पार्ट को कवर करेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 3 लेक्चर में आपका ये जो ड्रेनेज सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे जो कि क्लाइमेट का है। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगेन, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको हेल्प मिल रही है, आपको समझ में चीजें आ रही हैं, देखिए मैं एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें बताती हूँ। मैं चाहूँ तो सिंपली रीड करके आगे बढ़ सकती हूँ क्योंकि आपको तो केवल घटना चक्र के क्वेश्चन देखने हैं। फिर भी मैं सोचती हूँ कि जो पढ़ने वाला, जो पहली बार चीजों को देख रहा है, उसको इतना बेसिक का आइडिया नहीं है या नहीं किसी ने कभी इतने अच्छे से समझाया, तो मैं उसको कुछ उसकी हेल्प कर पाऊँ। जिसे आता है वो तो 2x पे करके अपना काम की चीज देख लेगा स्किप करके, लेकिन जिसको नहीं आता है वो कहाँ जाएगा, राइट।
तो अगर आपको चीजें अच्छी लगती हैं, आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ होती हैं, तो जरूर हमारे चैनल सफलता मंच को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखिए, जब आप शेयर करेंगे तभी लोग देखेंगे, तभी सब्सक्राइब करेंगे, तभी वो लाइक करेंगे, तभी वो कमेंट करेंगे। और यस, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं या क्या सुधार करने की जरूरत है। चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे। मिलेंगे अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम अपने ड्रेनेज सिस्टम को कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।